हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत बेहतर होंगे। तो दोस्तों, यह क्लास आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं अभी हाल ही फिलहाल में, या यूपी टेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, या आप सुपर टेट का आगे चलकर एग्ज़ाम देंगे, या आप भारत के कोई भी टेट का एग्ज़ाम देंगे, तो ये समझ लीजिए यह क्लास आपके लिए बहुत ही रिलेवेंट है। इस क्लास को आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इसमें 50 ऐसे क्वेश्चन को लिया गया है जिसके माध्यम से आप कम 8 से 10 मार्क्स हासिल कर सकते हैं आप अपने एग्ज़ाम में। ठीक है, तो इस क्लास की एक खासियत है, पहले इस क्लास को देखें फिर विश्वास करें कि इस क्लास की क्या विशेषता है। इस क्लास की विशेषता, पहली बात तो मैं ऐसे बता देता हूँ कि इस क्लास की एक मुख्य विशेषता ये है कि इसमें बेसिक चीज़ों को बहुत ज़्यादा कवर किया गया है। इसलिए कवर किया गया है क्योंकि जब आप एक तरीके से कई बार क्या होता है कि आप चीज़ों को तो पढ़ लेते हैं लेकिन आप कंफ्यूज हो जाते हैं। उसी तरह से अगर 2-3 प्रश्न या 2-3 ऑप्शन मिल जाता है तो ठीक है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि इस क्लास को आप लोग ज़रूर लास्ट तक देखिएगा। जो लोग अभी जुड़ चुके हैं वे क्या करें, दूसरों को भी जोड़ लें, जल्दी से जोड़ें और बिना किसी टेंशन के जल्दी से जोड़ें। अपने सभी साथियों को सब तक शेयर करिए। देखिए, एक और बात है, यदि आपके पास कभी भी आपने, जब आप बीएड किए हों या आप बीटीसी किए हों, अगर आपके पास कोई ग्रुप है तो उसमें ज़रूर इस क्लास को शेयर करिएगा, ताकि आपके साथ साथ उन छात्रों का भी भला हो जो आपके साथ कभी पढ़े थे, ताकि वे आगे चलकर जब वे भी पास हो तो आपको अप्रिशिएट करें, एज वेल एज आपको धन्यवाद करें। ठीक है, और आपकी हमेशा बड़ाई करें कि वाकई में उस व्यक्ति ने मुझे जो वीडियो शेयर किया था उसके माध्यम से मैंने 6 से 7 क्वेश्चन को बहुत अच्छे से टैकल किया। आइए अब शुरू करते हैं, किसी और बात की चर्चा ना करते हुए सीधा आते हैं आज के अपने पहले प्रश्न पर। चलिए आइए समझते हैं पहले प्रश्न के बारे में। पहला प्रश्न कह रहा है कि किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं। क्या कहा जा रहा है कि पौधे हरे होते हैं, किसके वजह से पौधे हरे होते हैं। पहला है कि उसमें एंथोसायनिन वर्णक पाए जाते हैं। दूसरा ऑप्शन कहता है कि लाइकोपीन होता है, और तीसरा ऑप्शन कहता है कि कैरोटीनॉइड होता है, और चौथा ऑप्शन कहता है कि क्लोरोफिल पाया जाता है। बड़ा अच्छा प्रश्न है, जल्दी से इसका उत्तर करिए आप लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों, इसका उत्तर हो जाएगा चौथा सही हो जाएगा। यानी कि इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा, चौथा सही हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, यानी कि क्लोरोफिल पाया जाता है, इसलिए पौधे जो होते हैं वे हरे होते हैं। ठीक है, इसलिए पौधे होते हैं वे हरे होते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, इसको भी आप लोग दीजिएगा। देखिए, बिल्कुल जल्दबाजी में नहीं, बिल्कुल टेंशन में नहीं, बस आप अपने मन को एकाग्र करिए और क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करिए। मैं डेफिनेटली कहता हूं कि सारे क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। बस आपको ध्यान लगाना है, बस आराम से ध्यान से क्वेश्चन को सॉल्व करना है और बिना किसी टेंशन के। ठीक है, जो लोग बाद में देखते हैं वे लोग क्या किया करें कि अपने साथ पेन कॉपी लेकर बैठा करें और क्वेश्चन नंबर को सीधा उसमें कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है वो सोच लिया करें और लिख लिया करें जल्दी से। ठीक है, फिर उसका आंसर जब तुरंत आ जाता है फिर देख लिया करें मेरे कितने क्वेश्चन सही हैं कितने गलत हैं। चलिए, और बाकी जो एक तरीके से डायरेक्ट लाइव में जुड़ते हैं उनके लिए फ़ायदा ये है कि वे उसी समय ऑप्शन को क्लिक करते चलें। जब गलत होगा तो कोई बात नहीं, सही होगा तो और अच्छी बात होगी, मतलब कि एक तरीके से कोई दिक्कत नहीं। चलिए, मानवीय गतिविधियाँ जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि मानवीय गतिविधियाँ यानी कि मानव के द्वारा जो गतिविधि हो रही हैं जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं, उसके पीछे का क्या कारण है। पहला ऑप्शन है कि एरोसोल कैन का उपयोग करते हैं। दूसरा ऑप्शन है वनों का जलाना। तीसरा ऑप्शन कहता है कृषि क्रियाकलाप, और चौथा ऑप्शन कहता है कि ये सभी। जल्दी से आंसर करिए कि मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं। ठीक है, हमारे द्वारा जो गतिविधियां हो रही हैं उसकी वजह से जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसके पीछे के लिए उसके जिम्मेदार हैं तो हम हैं। तो इसमें से कौन सी चीज़ें सही हैं, जल्दी से इसका आंसर करिए। चलिए, मैं आप लोगों को बता देता हूं कि ये सारी चीज़ें यानी कि ये सभी इसमें जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं। चाहे कि एरोसोल की बात करें या वनों को जलानों की बात करें। अगर हम वनों को जलाते हैं तब भी जलवायु परिवर्तन होगा, और एक तरीके से क्रियाकलाप जो कृषि क्रियाकलाप एक्टिविटीज़ करते हैं उसके माध्यम से भी क्या होता है कि जलवायु परिवर्तन होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि यूफॉर्बिएसी फैमिली की कौन सी फैमिली बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है।
बड़ा अच्छा प्रश्न है, प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। कॉपर लीफ, जैट्रोफा, कैंडल नट ट्री और सर्पगंधा। जल्दी से इसका आंसर करिए, जल्दी से आंसर करिए। चलिए मैं आपको बता देता हूँ इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, जैट्रोफा हो जाएगा। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, जैट्रोफा हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, देखने में बड़ा प्रश्न है लेकिन इसका उत्तर बड़ा छोटा सा होगा और साधारण सा। जड़ी बूटियों की रानी, क्वेश्चन कह रहा है जड़ी बूटियों की रानी भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी है और इस औषधीय पौधे का हिंदू धर्म में महत्व है और इसका वनस्पतिक यानी साइंटिफिक नेम क्या है, साइंटिफिक नेम ओसियम सैक्टम है। देखिए यहाँ पर ये भी बता दिया गया है कि इसका साइंटिफिक नेम जो होता है, वनस्पतिक नेम जो है ओस्मियम सैक्टम होगा। और इसको सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन कहता है कि अजवाइन के फूल के नाम से, दूसरा ऑप्शन कहता है कि तुलसी के नाम से, और तीसरा ऑप्शन कहता है कि रोजमेरी के नाम से, और चौथा ऑप्शन कहता है कि धनिया के नाम से। बड़ा अच्छा प्रश्न है, जल्दी से इसका आंसर बताइए। ठीक है, बहुत ही साधारण प्रश्न है और बहुत साधारण इसका उत्तर भी होगा, अभी आप देखेंगे। तो इसके उत्तर की बात करते हैं तो तुलसी है भैया। कौन सा है? तुलसी है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि जड़ी बूटियों की रानी किसे कहा जाता है? तुलसी को कहा जाता है। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि जड़ी बूटियों की रानी किसे कहा जाता है तो आप लोग बता दीजिएगा कि तुलसी को कहा जाता है, जो हिंदू धर्म में एक तरीके से औषधि का भी काम करती है। और तुलसी का साइंटिफिक नेम क्या है? ओस्मियम सैक्टम है। इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं कि पीने के लिए सुरक्षित जल को क्या कहा जाता है? पीने के लिए सुरक्षित जल को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन ताज़ा जल, दूसरा ऑप्शन कहता है पीने योग्य जल, और तीसरा ऑप्शन कहता है कि नल का जल, और चौथा ऑप्शन कहता है आशुद्ध जल। जल्दी से इसका आंसर बताइए। ठीक है, जो ज़्यादा सोचेगा उसका आंसर उसका क्वेश्चन पक्का गलत, जो बिल्कुल कम सोचेगा उसका भी गलत। ठीक है, तो मैंने आपको बताया है कि बुद्ध बन जाइए, आराम से आपका सीटेट निकल जाएगा। तो जो बुद्ध बन गया वो सीटेट निकाल लेगा, उसको कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा पीने योग्य जल। पीने के लिए सुरक्षित जल को क्या कहा जाएगा भैया? पीने के योग्य जल कहा जाएगा। ठीक है, कुछ लोग ज़्यादा सोच रहे थे नल के जल। हाँ, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, ये तो हर बार पूछा जाता है। ठीक है, इसके बिना तो सीटेट यूपीटेट अधूरा है। वर्ष 1984 की भोपाल गैस त्रासदी यानी ट्रेजेडी जो हुई थी, निम्न में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? पहला ऑप्शन कहता है मीथेन, दूसरा ऑप्शन कहता है मिथाइल आइसोसाइनाइड, और तीसरा ऑप्शन कहता है नाइट्रस आइसोसाइनेट, और चौथा ऑप्शन कहता है कार्बन मोनोऑक्साइड। बड़ा अच्छा प्रश्न है, जल्दी से इसका आंसर बताइए, जल्दी से बताइए। जिसको नहीं आ रहा है वो समझ ले कि इस तरह के प्रश्न यदि आप गलत कर रहे हैं तो ये बड़ा गलत बात है, आपको तुरंत याद कर लेना चाहिए इसी समय। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1984 में क्या हुआ था? भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, जिसके वजह से किस गैस के रिसाव के कारण हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस के वजह से हुआ था, कि जिसमें कि काफ़ी लोग हताहत हुए थे, कई लोगों की जान भी गई थी, कई बच्चों की जान गई थी। आज भी इसका प्रभाव है, जैसे कि आप देखते हैं जापान में नागासाकी हिरोशिमा में जो बम गिराया गया था, जिसके प्रभाव से आज भी लोग लंगड़े लूले बहरे पैदा हो जाते हैं, वैसे ही इस गैस की वजह से भी आज भी काफ़ी प्रॉब्लम होती है, बच्चों को काफ़ी समस्याएं होती हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। इसका आंसर भला कौन नहीं दे पाएगा कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून, 16 सितंबर और एक तरीके से 11 जुलाई। जल्दी से इसका आंसर बताइए। चलिए मैं आपको बता देता हूं, इसका आंसर हो जाएगा 5 जून। इसमें आप लोग ये बताइए 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, तो 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। एमएस स्वामीनाथन कौन थे? एमएस स्वामीनाथन कौन है? पारिस्थितिकी वैज्ञानिक है, कृषि वैज्ञानिक है, पत्रकार हैं, पक्षी वैज्ञानिक है। जल्दी से इसका उत्तर करिए, फटाफट आंसर करते चलिए, सोचिए मत ज़्यादा। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों कि एक तरीके से एमएस स्वामीनाथन एक कृषि वैज्ञानिक थे, इस बात को ध्यान रखिएगा। कृषि वैज्ञानिक थे, इस बात को ध्यान रखिएगा। और एमएस स्वामीनाथन के बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, इनके बारे में थोड़ा डिस्क्राइब करके हमें बताइएगा, जिसके पास थोड़ा समय हो तो बाद में बता देगा, तुरंत नहीं।
चलिए, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII कहाँ पर स्थित है, इसको भी मैंने बहुत बेहतर तरीके से पढ़ाया ऑफलाइन वाले छात्रों को। अहमदाबाद, कोयम्बटूर, नई दिल्ली, देहरादून, ये समझ लीजिए जो मैं आपको करवा रहा हूँ ये सीटेट के द्वारा जो मॉक टेस्ट हैं वहाँ से मैंने पिकअप किया है। ठीक है, ये सीटेट के द्वारा जो मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराए जा रहे हैं वहाँ से मैंने इस क्वेश्चन को पिकअप किया है। समझ लीजिए इसी तरह के प्रश्न आएंगे आपके एग्जाम में। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII कहाँ पर स्थित है, जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। चलिए, इसका आंसर हो जाएगा देहरादून। इसको तुरंत याद कर लीजिए और जिसको स्क्रीनशॉट लेना है तुरंत स्क्रीनशॉट ले ले जल्दी से। ठीक है, तब तक जल्दी से शेयर भी कर दें। ठीक है, जो लोग स्क्रीनशॉट ले चुके हों जल्दी से शेयर वगैरह कर दें। चलिए, अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं। पहला ऑप्शन कहता है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा ऑप्शन कहता है नाइट्रोजन, तीसरा ऑप्शन कहता है हीलियम और चौथा ऑप्शन कहता है ऑक्सीजन। जल्दी से इसका आंसर बताइए, जल्दी से इसका आंसर बताइए। चलिए, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या होता है कि हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, सोख लेना का मतलब ग्रहण करते हैं, और ऑक्सीजन को क्या करते हैं, छोड़ते हैं। ठीक है, तो एक तरीके से पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अपने तरफ आकर्षित कर ले जाते हैं, यानी सोख लेते हैं, और ऑक्सीजन हमें देते हैं, और उसी ऑक्सीजन के माध्यम से हमारा जीवन चल रहा है। बिना ऑक्सीजन के तो हमारा जीवन संभव है ही नहीं। इसका एक अच्छा उदाहरण अगर आप देखें, कोविड-19 में आपने देखा था कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से कितने सारे लोगों की जान गई थी। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, पेड़ पौधों को नहीं काटना चाहिए अपने विकास के लिए। चलिए, अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है। बड़ा अच्छा प्रश्न है और बहुत ही साधारण प्रश्न, और इसका साधारण सा उत्तर भी होना चाहिए। तो अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन है शाक भक्षी, दूसरा ऑप्शन कहता है कि मांस भक्षी, और तीसरा ऑप्शन कहता है मृतक भक्षी, और चौथा ऑप्शन कहता है रसायन भक्षी। जल्दी से इसका आंसर करिए। बड़ा अच्छा प्रश्न है, बहुत ही साधारण प्रश्न है, साधारण उत्तर होना चाहिए, जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया है। तो जो अपशिष्ट जीव को खाते हैं, जो जीव अपशिष्ट उत्पादों को खाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, मृतक भक्षी कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है, मृतक भक्षी कहा जाता है। तो उन्हें मृतक भक्षी कहा जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि तप्त भौमजल किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त करते हैं। जो हमारे यहाँ ऑफलाइन पढ़ रहे हैं और ऑनलाइन भी जो पढ़ रहे हैं उनको भी हमने बहुत बेहतर तरीके से करवाया है कि भूतापीय ऊर्जा क्या होता है, सौर ऊर्जा क्या होता है, जल विद्युत ऊर्जा क्या होता है, नाभिकीय ऊर्जा क्या होता है। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए कि तप्त भौमजल किस प्रकार की ऊर्जा है। जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। चलिए, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इसके आंसर की बात करते हैं तो भूतापीय ऊर्जा है, भूतापीय ऊर्जा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए, अगले प्रश्न की बात करते हैं। ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है, ये भी बहुत ज़्यादा फेवरेट क्वेश्चन है यूपी टेट और सी टेट का। 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं। 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं। हिमालय में, पूर्वी घाट में, और पश्चिमी घाट में, और विंध्याचल में। जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए, जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए कि 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं। 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों कि पश्चिमी घाट में। पश्चिमी घाट में कल परसों में एक क्लास आने वाली है जो कि बहुत बेहतर क्लास होगी एनवायरनमेंट की, पूरा रिवीजन एनवायरनमेंट में करवाने वाला हूँ। 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं, तो पश्चिमी घाट में, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट बात करते हैं। भारत में पेलिकन पक्षी, बड़ा अच्छा प्रश्न है, इसको आप लोग बताइएगा। ठीक है, भारत में पेलिकन पक्षी, और इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, और साथ ही साथ आप लोग एक काम और कर लीजिएगा, इसके बारे में इंटरनेट पर जाकर एक बार पढ़ लीजिएगा। भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ पर प्रजनन करते हैं। पहला ऑप्शन है कुक्कारेवेल्लूर में, दूसरा ऑप्शन है कुंथनकुलम में, तीसरा ऑप्शन कहता है कि नेलापट्टू में, और चौथा ऑप्शन कहता है ये सभी। तो भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं ये पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा चारों प्लेसों पर करते हैं, यानी कि यहाँ भी करते हैं प्रजनन, यहाँ भी। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तीनों जगह पर करते हैं जहाँ पर स्पेस दिया गया है, जो ऑप्शन दिए गए हैं, और ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलिए, अगले प्रश्न की बात करते हैं। काफ़ी अच्छा प्रश्न है
कि मिनी माता रोग ऐसी मछली को खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है। मिनी माता रोग ऐसी मछली के खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, कैडमियम। दूसरा ऑप्शन कहता है पारा, तीसरा ऑप्शन कहता है आर्सेनिक, और चौथा ऑप्शन कहता है ये सभी। जल्दी से इसका आंसर बताइए, जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए कि मिनी माता रोग ऐसी मछली के खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों पारा। ठीक है, तो इसको अभी आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए कि मिनी माता रोग ऐसी मछली के से खाने से होता है, ठीक है, जो अगर कोई उसमें जिसमें अधिक मात्रा में पारा पाया जाता है तो। ठीक है, चलिए मिनी माता रोग इसकी वजह से होता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। इसको यूपी टेट वाले में मैंने करवाया भी था। ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस पर हुआ है। ओजोन परत पर अधिकतम ह्रास निम्न में से किस पर हुआ है। भूमध्य रेखा, दक्षिणी ध्रुव, उत्तरीय ध्रुव, और इनमें से कोई नहीं। जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। इसके बारे में हमने यूपी टेट वाले में, यूपी टेट के टेस्ट सीरीज में करवाया है, जो एक बहुत विशेष टेस्ट सीरीज हमने बनाया है, उसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। जो सीटेट देने जा रहे हैं एक बार वो दोबारा जरूर देख कर जाएंगे। उसमें से 2-3 प्रश्न पूछे गए थे यूपी टेट में, हो सकता है सीटेट में 2-4-5 प्रश्न और भी आ जाएं उसमें से। चलिए इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा दक्षिणी ध्रुव। तो ओजोन परत का अधिकतम ह्रास जो होता है वो कहाँ पर हुआ है, दक्षिणी ध्रुव में है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो निम्न में इनमें से कौन भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश था। भारत का कौन प्रथम मुख्य न्यायाधीश था। यह थे हीरालाल जेकानिया, मेहर चंद महाजन, और एम पतंजलि शास्त्री, और SR दास। जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। देखिए इसका आंसर हो जाएगा भारत के प्रथम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हैं, ठीक है, वे कौन है, हीरालाल जेकानिया है। इनके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा अतिरिक्त। देखिए सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायाधीशों की अधिकतम जो एक तरीके से कहा जा सकता है वे अपने पद से हटेंगे, उनकी पद की मुक्ति होगी, वो वे 65 वर्ष, ठीक है, 65 वर्ष से, इस बात को ध्यान रखिएगा। और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की बात करते हैं तो 62 वर्ष है, ठीक है, उनके हटने की अधिकतम आयु। और दूसरी बात कर लेते हैं कि जो मुख्य न्यायाधीश यानी कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या न्यायाधीशों की बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के, तो इनके शपथ कौन दिलाता है, तो मुख्यमंत्री, और एक तरीके राष्ट्रपति शपथ दिलाता है, और इनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति ही करता है। इस बात को ध्यान रखिएगा अतिरिक्त जानकारी में, ठीक है। तो हमने आपको बताया कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, हीरालाल जेकानिया। और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की पद मुक्त वे कब होंगे, जब वे 65 वर्ष के हो जाएंगे। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की बात करते हैं तो 62 वर्ष के जब हो जाएंगे तो वे अपने पद से हट सकते हैं, यानी उनका पद खत्म, उनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा। और तीसरी बातें हमने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति। शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति ही दिलाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है रेड डेटा बुक की बात करते हैं, किससे संबंधित है, विलुप्ति के करीब जीव और घटता भूगर्भ जल स्तर। तीसरा ऑप्शन कहता है नदियों में प्रदूषण, चौथा ऑप्शन कहता है वायु प्रदूषण। जल्दी से इसका आंसर बताइए। मैंने आपको पहले भी बताया है कि मेरी एक क्लास है, उस क्लास को आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। इसको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उस प्लेलिस्ट बना के, ठीक है। तो रेड डेटा बुक किससे संबंधित है, विलुप्ति के कगार पर जो जीव हैं, यानी पहला ऑप्शन इज राइट। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। इनमें से कौन वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा है, मालिनी भट्टाचार्य, गिरिजा व्यास, और तीसरा ऑप्शन है रेखा शर्मा, चौथा ऑप्शन है यास्मीन अबरार। जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए कि वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा कौन है। एक बार आपको राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में पढ़कर जाना चाहिए, ठीक है। एक बार इसको आप इंटरनेट पर जाकर पढ़ लीजिएगा, नहीं तो आप लोग बताइएगा तो मैं शेयर कर दूंगा इसके बारे में। इसका आंसर हो जाएगा रेखा शर्मा। तो राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा कौन है, तो रेखा शर्मा हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है, यानी बुलाई जाती है, संसद के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, और एक तरीके से लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा, और राज्यसभा का सभापति द्वारा। जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। देखिए इसके बारे में चलिए थोड़ा सा अतिरिक्त जानकारी भी देख लेते हैं। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है, राष्ट्रपति बुलाता है।
लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, अब थोड़ा से आइए बात कर लेते हैं संसद के बारे में, थोड़ा अतिरिक्त जानकारी में। देखिए, ये रहा संसद। संसद को अंग्रेजी में कहा जाता है पार्लियामेंट, हिंदी में एक और नाम से जाना जाता है, इसे विधायिका कहा जाता है। संसद या विधायिका एक ऐसी संस्था है जिसका काम क्या होता है? कानून का निर्माण करना होता है। संसद के में 3 प्रमुख अंग है, एक है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा और तीसरा होता है राष्ट्रपति। तो संसद के 3 प्रमुख अंग का मतलब एक हो गया लोकसभा, दूसरा राज्यसभा, तीसरा राष्ट्रपति। लोकसभा के बारे में बात करते हैं तो लोकसभा के बारे में अतिरिक्त जानकारी थोड़ा देख लेते हैं। तो लोकसभा के सदस्य बनने के लिए क्या होना चाहिए? 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। यहाँ न्यूनतम होना चाहिए, ध्यान रखिएगा न्यूनतम, अगर अधिकतम आता है तो गलत। ठीक है, तो न्यूनतम 25 वर्ष होना चाहिए, भारत के नागरिक हो। ठीक है, वो लोकसभा का सदस्य बन सकता है। लोकसभा के कार्यकाल कितना होता है? तो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। लोकसभा का भंग कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है समय से पहले। ठीक है, दूसरी बात करते हैं लोकसभा के बारे में। लोकसभा में जो मुख्य व्यक्ति कौन होता है? अध्यक्ष होता है, लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला है वर्तमान में। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए, अब आइए बात कर लेते हैं लोकसभा के बारे में 2-3 और बातें। इसे प्रथम सदन के नाम से भी जाना जाता है, इसे लोगों का सदन के नाम से भी जाना जाता है, और इसे एक तरीके से निम्न सदन के नाम से भी जाना जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आइए बात कर लेते हैं राज्यसभा के बारे में, थोड़ी सी अतिरिक्त जानकारी देख लेते हैं। देखिए, राज्यसभा के बारे में बात करते हैं तो राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए क्या होना चाहिए? भारत के नागरिक आप हों और 30 वर्ष की आयु कंप्लीट होनी चाहिए। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। हर 1/3 यानी कि 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते रहते हैं। दूसरी बात करते हैं राज्यसभा के बारे में, तो राज्यसभा को द्वितीय सदन कहा जाता है। ठीक है, इसे उच्च सदन कहा जाता है। ये कभी भंग नहीं होगी, राज्यसभा कभी भंग नहीं हो सकता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, और अब आइए राष्ट्रपति के बारे में बात करते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति की बात करते हैं तो राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक माना जाता है। और दूसरी बात करते हैं, राष्ट्रपति के बिना किसी भी कानून का निर्माण नहीं किया जा सकता है। जब भी कोई कानून बनेगा, लोकसभा राज्यसभा में पारित होने के बाद राष्ट्रपति की सहमति लेना जरूरी है। फिर उसके बाद राष्ट्रपति के बनने की योग्यता क्या होना चाहिए? भारत के नागरिक आप हों और 35 वर्ष की आयु कंप्लीट होना चाहिए। लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक होना चाहिए। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा राष्ट्रपति के बारे में। ठीक है, राष्ट्रपति क्या कर सकता है? अनुच्छेद 123 के तहत उसे क्या मिला हुआ है? अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिली है। राष्ट्रपति के बारे में और भी बात करते हैं तो आर्टिकल 72 के थ्रू क्या कर सकता है? क्षमादान उसे शक्तियां दी गई हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति क्या करता है? लोकसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। और राष्ट्रपति क्या करता है? महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। और उसके बाद राष्ट्रपति क्या करता है? महान्यायवादी के बाद CAG की नियुक्ति करता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, इतनी जानकारी हमने आपको प्रोवाइड करा दिया है, बाकी और भी जानकारी है आगे पढ़ेंगे फिर किसी टॉपिक में। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं? इसके बारे में भी मैंने बहुत बेहतर पढ़ाया है। ठीक है, तो भाग 3, भाग 9 और भाग 6 और भाग एक तरीके से भाग 6 और भाग 7। तो भाग 4 की बात करते हैं। जल्दी से इसको बताइए कि भाग 4 कौन सा होगा सही। तो भाग 3, भाग 9, भाग 6 और भाग 6, भाग 4 जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर हो जाएगा दूसरा, यानी कि भाग 9 सही हो जाएगा। ठीक है, तो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित जो प्रावधान दिए गए हैं वो भाग 9 में है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। 74वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है? 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? राष्ट्रपति की शक्तियों से है।
और ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से है, शहरी स्थानीय स्वशासन से है और संसद की शक्तियों से है। जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा शहरी स्थानीय स्वशासन से है, यानी नगर पालिका से संबंधित है। और 73वां संविधान संशोधन जो है पंचायती राज व्यवस्था, 73वां संविधान देखिए 74वां जो है एक तरीके नगर पालिका या एक तरीके से नगर पालिका से संबंधित है, यानी शहरी स्थानीय स्वशासन से। और 73वां संविधान संशोधन जो है वो पंचायती राज व्यवस्था यानी कि ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो 73वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन दोनों याद रखिएगा। तो 73वां जो है ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से संबंधित है और 74वां जो है एक तरीके से शहरी स्थानीय स्वशासन से संबंधित है, यानी नगर पालिका से संबंधित है। इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी जो हो जाता है अम्लीय हो जाता है? तो किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। इस बात को ध्यान रखिएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। इसको भी मैंने बहुत बेहतर तरीके से पढ़ाया है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो भारतीय संविधान में विधि का शासन का विचार कहाँ से लिया गया है? विधि का शासन का विचार कहाँ से लिया गया है? स्विट्जरलैंड से, अमेरिका से और आयरलैंड से और इंग्लैंड से। जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। इसको भी हमने आपको बहुत बेहतर तरीके से बताया है। तो विधि का शासन का जो सिद्धांत हमने लिया है वो कहाँ से लिया है? इंग्लैंड से लिया है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आयरलैंड से हमने क्या लिया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व को लिया है। और अमेरिका से हमने क्या लिया है? अमेरिका से हमने लिया है मौलिक अधिकार। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है? मतलब लोकसभा का जब चुनाव होता है तो उसके लिए अधिसूचना कौन जारी करता है? गृह मंत्रालय, राष्ट्रपति, भारत का निर्वाचन आयोग, लोकसभा सचिवालय। जल्दी से इसका आंसर करिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, बड़ा अच्छा प्रश्न है, जल्दी से इसका उत्तर करिए। तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा सही, यानी कि भारत का निर्वाचन आयोग क्या करेगा? लोकसभा के चुनाव के लिए अधिसूचना मतलब नोटिफिकेशन जारी करेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। लोकसभा की कार्यवाही का प्रथम घंटे को क्या कहा जाता है? लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को क्या कहा जाता है? शून्यकाल कहा जाता है और विशेषाधिकार कहा जाता है, सार्वजनिक काल कहा जाता है, प्रश्नकाल कहा जाता है। जल्दी से इसका आंसर बताइए। देखिए इस तरह के प्रश्न अगर आप नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं तो गलत बात है। मैंने आपको बहुत बेहतर तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ाया भी है और लिखाया भी है, और सभी छात्रों को हमने लिखाया है, ठीक है। ऐसा कोई छात्र नहीं कह सकता है कि हाँ सर आपने नहीं पढ़ाया है, ठीक है। मैंने उनको बहुत बेहतर तरीके से पढ़ाया है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रश्नकाल। देखिए लोकसभा के प्रथम घंटे को क्या कहा जाता है? जो 11 बजे से लेकर 12 बजे तक चलता है तो उसे क्या कहा जाता है? प्रश्नकाल कहा जाता है। 12 बजे से लेकर 1 बजे तक के काल को क्या कहा जाता है? शून्यकाल कहा जाता है। और शून्यकाल किसकी देन है? भारत की देन है। पूछा गया था सीटेट का जो सेकंड पेपर हुआ था अभी हाल ही में, जो आपने देखा होगा कि जो पेपर 2 हुआ था जो सीधा जॉब दे रहा था एक तरीके से, तो उसमें पूछा गया था शून्यकाल किसकी उपज है? तो शून्यकाल भारत की देन है या उपज है? इस तरह के प्रश्न आए तब भी आप कर ले जाइएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं कि वर्षा जल संग्रहण क्या है? पानी का वितरण है। दूसरा ऑप्शन कहता है कि प्रयुक्त जल का संग्रह और भंडारण है। तीसरा ऑप्शन कहता है कि वर्षा जल का जमाव और भंडारण है। और चौथा ऑप्शन कहता है उपरोक्त में से कोई नहीं। जल्दी से इसका आंसर करिए। क्लास लंबी होगी, चलेगा, ठीक है, कोई बात नहीं, बस आप लोगों को देखना है इस क्लास को, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कि वर्षा जल संग्रहण को क्या कहा जाता है? वर्षा जल का जमाव और भंडारण, ठीक है। तो वर्षा जल जमाव कहाँ पर होता है? आपने देखा है कि वर्षा जल का जो जमाव होता है तालाबों वगैरह में होता है जब बारिश होती है तब, ठीक है, यानी वर्षा होती है तब। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो भारतीय गैंडा कहाँ पर संरक्षित है? बांदीपुर नेशनल पार्क, कार्बेट नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क और गिर नेशनल पार्क। जल्दी से इसका आंसर बताइए।
एक और प्रश्न आपसे है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ पर है, कार्बेट नेशनल पार्क की कहाँ पर है, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है और गिर नेशनल पार्क कहाँ पर है। इसके बारे में बाद में जब क्लास आपकी ख़त्म हो जाएगी तो कमेंट में आप लोग बताइएगा इसके बारे में विस्तार से, ठीक है, ताकि जो हमारे नए साथी हैं उनको भी अच्छे से पता चले कि भारतीय गैंडा, सॉरी चलिए इसके आंसर की बात कर लेते हैं। तो भारतीय गैंडा कहाँ पर संरक्षित है, काजीरंगा नेशनल पार्क में, काजीरंगा नेशनल पार्क में, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। निम्न में से कौन सा क्रम पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही है। निम्न में से कौन सा क्रम पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह से संबंधित सही है। उत्पादक उपभोक्ता अपघटक, उत्पादक अपघटक उपभोक्ता, और अपघटक उपभोक्ता उत्पादक, और उपभोक्ता उत्पादक अपघटक। जल्दी से इसका आंसर बताइए, इसके बारे में भी मैंने बहुत बेहतर तरीके से पढ़ाया है। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों, पहला सही हो जाएगा कि पहले उत्पादक फिर उपभोक्ता फिर अपघटक, ठीक है। ये क्या है, ऊर्जा पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं कि विद्यालय में मिड डे मील के समय के लिए कौन सबसे प्रासंगिक समय है। जल्दी से इसका आंसर बताइएगा। पहला ऑप्शन कहता है या शिक्षण अधिगम के बहुत ही मूल्यवान समय को बर्बाद करता है। देखिए भैया कैसे बात कर रहे हैं। दूसरी बात करते हैं, शिक्षण अधिगम के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। क्या बात है। तीसरा ऑप्शन कहता है यह ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है। वाह भाई क्या बात है। और चौथा ऑप्शन कहता है कि यह उन बच्चों के लिए है जो विद्यालय में खाली पेट आते हैं। इससे अच्छा तो आंसर कोई हो नहीं सकता। तो जल्दी से आप लोग बताइएगा, मेरे कहने पर मत बताइएगा, आप अपने हिसाब से आंसर करिए कि इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से इसका आंसर बताइए, जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो मैं आपको बता देता हूँ इसके आंसर के बारे में। तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा सही कि विद्यालय में मिड डे मील के समय के लिए कौन सबसे प्रासंगिक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा तीसरा कि यह ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा अधिगम शिक्षण है, अवसर देता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या बताता है। पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या बताता है। ईवीएस पाठ्यक्रम को आधा करने की ज़रूरत है, स्कूल बैग का वजन कम करना। तीसरा ऑप्शन कहता है ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में अध्यायों की संख्या कम करना। और चौथा ऑप्शन है अबोध का भार कम करने की ज़रूरत है। जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। बहुत अच्छा है, इसको कल मैंने पढ़ाया था जो हमारे यहाँ ऑफलाइन पढ़ रहे हैं और ऑनलाइन। चलिए इसके आंसर की बात करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा पर्यावरण के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना को क्या कहा जाएगा, स्कूल के बैग का वजन कम करना। ये एनसीएफ 2005 कह रहा है। ये कौन कह रहा है, एनसीएफ 2005 कह रहा है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके 5 उद्देश्यों में से एक उद्देश्य है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं कि ईवीएस कक्षा में समूह में सीखने का क्या उद्देश्य है। ईवीएस कक्षा में समूह में सीखने का क्या उद्देश्य है। छात्रों को आसानी से प्रबंधित करना, वर्कलोड कम करना। दूसरा ऑप्शन कहता है लड़के और लड़कियों को अलग सीख सकते हैं। कम और उच्च प्रदर्शन करने वाले छात्रों को अलग करना और उपचारात्मक शिक्षण देना। और चौथा ऑप्शन कहता है कि सहयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना। बड़ा अच्छा प्रश्न है। देखिए इस तरह के प्रश्न अगर आपके एग्जाम में आ गए ना, आप लोग 30 में 30 करके आएंगे, मैं जानता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत बेहतर तरीके से पढ़ाया है, ठीक है। अब मैंने पढ़ाया है तो मुझे याद है, ठीक है, कि मैंने क्या पढ़ाया है क्या नहीं पढ़ाया है। तो ये समझ लीजिए जब मैं इतना हैप्पी हो सकता हूँ तो आप लोगों ने तो कितनी बार रिवीजन किया होगा, ठीक है। मान लीजिए मैंने एक बार पढ़ा दिया तो फिर मैं भूल गया, ठीक है, लेकिन आप सोचिए कि आप कितनी बार रिवीजन किए होंगे, इसलिए आप कितना हैप्पी हो रहे होंगे अगर इस तरह से प्रश्न है। ये मॉक टेस्ट का है, समझ लीजिए कि जो सीटेट ने क्या किया है, अपना मॉक टेस्ट जारी किया है, वहाँ से मैंने इसको पिकअप किया है, सीधा वेबसाइट से मैंने इसको पिकअप किया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सहयोग के मूल्य को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाने का उद्देश्य है, इस बात को ध्यान रखिएगा,
ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। बाला का पूरा क्रम क्या है? बाला का पूरा क्रम क्या है? पहला ऑप्शन कहता है ब्रेल सहायता प्राप्त अधिगम। देखिए ज़्यादा मत सोचिएगा, ठीक है, और बिल्कुल कम भी मत सोचिएगा। ब्रेल सहायता, और जल्दबाजी नहीं, ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। ब्रेल सहायता प्राप्त अधिगम आकलन है। दूसरा ऑप्शन कहता है कि मस्तिष्क सहायता प्राप्त अधिगम असाइनमेंट है। और तीसरा ऑप्शन कहता है कि अधिगम सहायक के रूप में ब्रेल है। और चौथा ऑप्शन कहता है कि अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग है। जल्दी से इसका आंसर बताइए कि बाला का पूरा रूप क्रम क्या है? जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा कि अधिगम सहायक रूप में क्या हो जाएगा? बिल्डिंग हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। काफ़ी अच्छा प्रश्न है कि भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की क्या स्थिति है? ठीक है, मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया, जिसको मैप आ रहा होगा वो कर ले जाएगा। एक बार मैप की क्लास और मैं प्रोवाइड कराने वाला हूँ, कल तक हो सकता है उस क्लास को प्रोवाइड करा दूँ, मैप की एक क्लास और, ठीक है, ऑनलाइन ही करा दूंगा, यूट्यूब पर ही, टेंशन मत लीजिए। भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की क्या स्थिति है? तो दक्षिण पूर्व व उत्तर पूर्व, पूर्व व पश्चिम, और पश्चिम व और पूर्व, और चौथा ऑप्शन कहता है कि उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम। जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। मुझे नहीं लगता कि सारे छात्र इसको बता पाएंगे, बहुत सारे लोगों को ये गलत होगा। एकाध ऐसे छात्र होंगे जो होनहार होंगे, जिन्हें लगता है कि मेरा एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा, वही कर पाएंगे। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर बात करते हैं, इसके आंसर की बात करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा भैया चौथा सही, ठीक है, उत्तर पश्चिम दक्षिण पश्चिम। ठीक है, इसको आप मैप में जाकर देख लीजिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि वाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस स्थिति में सबसे धीमी होगी? वाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस स्थिति में सबसे धीमी होगी? पहला ऑप्शन कहता है सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी। दूसरा ऑप्शन कहता है सतह क्षेत्र तापमान दोनों में वृद्धि। और तीसरा ऑप्शन कहता है सतह क्षेत्र बढ़ता है और लेकिन तापमान घटता है। और चौथा ऑप्शन कहता है सतह क्षेत्र घटता है लेकिन तापमान क्या होता है? बढ़ता हुआ। तो जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए मेरे प्रिय साथियों। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला सही। ठीक है, तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया जो है निम्नलिखित में से किस स्थिति में सबसे ज़्यादा धीमी रहेगी? सतह क्षेत्र और तापमान, अगर सतह के क्षेत्र कम रहेगा, तापमान में कमी भी रहेगी, तो वहाँ पर वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया होगी सबसे धीमी रहेगी। इस बात को याद कर लीजिए तुरंत का तुरंत। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, इसका भी उत्तर एक आध ही दो लोग दे पाएंगे और एक आध दो लोगों को तो तुक्का सही हो जाएगा। स्थानों, दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता है। स्थानों, दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता है ग्राफिक कौशल, चित्रण कौशल, दिशात्मक कौशल और स्थितीय कौशल। जल्दी से आंसर बताइए, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। चलिए इसके आंसर की बात कर लेते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चित्रण कौशल, स्थानों, दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्या क्षमता होनी चाहिए? चित्रण कौशल, ठीक है, यानी कि पिक्चर स्किल। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। किस राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क एनसीएफ ने प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत पाठ्यचर्या क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की है? जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। एनसीएफ, चलिए इसका आंसर मेरे सामने ही आ गया। ठीक है, इसका आंसर वैसे होना चाहिए था 2005 होना चाहिए था, लेकिन एनसीएफ 2000 पूछ रहा है। 2000 सही हो रहा है इसमें, क्योंकि यहाँ पर प्राथमिक स्तर के क्षेत्र के, चलिए एक बार आप लोग देख लीजिएगा इसके बारे में, ठीक है, एक बार आप लोग कंफर्म हो जाइएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग, ठीक है, एक बार इसको कंफर्म हो जाइएगा कि एनसीएफ 2005 की बात की जा रही है। मुझे लग रहा है कि एनसीएफ 2000 की ही बात कर रहा है। बाकी एक बार आप देख लीजिएगा, ठीक है, अगर नहीं आएगा तो आप हमें मैसेज कर दीजिएगा 8920340192 पे, आप हमें व्हाट्सअप कर दीजिएगा, इसके बारे में मैं आपको बता दूंगा।
चलिए, भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित कृषि करने का प्रचलन है? भारत के किस क्षेत्र में स्थानांतरित कृषि करने का प्रचलन है? पहला ऑप्शन कहता है कि दक्षिण पूर्व क्षेत्र, उत्तर पूर्वी क्षेत्र और दक्षिण क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र, और चौथा ऑप्शन कहता है कि उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। जल्दी से इसका आंसर बताइए कि भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित कृषि, ठीक है, स्थानांतरित कृषि यानी झूमिंग कृषि की जाती है। जल्दी से इसका आंसर बताइए। स्थानांतरित मतलब झूमिंग कृषि, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। मैंने आपको बताया है बड़ा अच्छे तरीके से, 7 सिस्टर जो मैंने आपको बताया है, ठीक है, उन्हीं के क्षेत्रों में किया जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों हैं? भारत में ठंडे रेगिस्तान जो है मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते हैं? क्यों नहीं होते हैं? ठंडे रेगिस्तान मानसून से क्यों प्रभावित नहीं होते हैं? पहला ऑप्शन है ठंडे रेगिस्तान बहुत ऊंचाई पर है। दूसरा ऑप्शन कहता है कि एक तरह रेगिस्तान में, उपड़े रेगिस्तान में गर्म गर्मियों और बेहद ठंडों की सर्दियां होती हैं। तीसरा ऑप्शन कहता है कि ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में कम होते हैं। और चौथा ऑप्शन कहता है कि ठंडे रेगिस्तानों में हवा बहुत कम चलती है। जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। चलिए, इसके आंसर की बात मैं कर लेता हूं क्योंकि मुझे पता है इसका आप लोग नहीं बता पाएंगे आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा कि भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून जो है एक तरीके से प्रभावित इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि यहाँ पर ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए, अगले प्रश्न की बात करते हैं कि ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक जिम्मेदार है? ठीक है, फेवरेट क्वेश्चन यूपी टेट। ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक जिम्मेदार है? क्लोरीन, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर। जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों, इसका आंसर हो जाएगा दूसरा सही हो जाएगा। कोई भी छात्र छोड़कर नहीं जाएगा, बीच से पूरी क्लास को आपको देखना ही है, ठीक है, पूरी क्लास को आपको देखना है, कोई भी छात्र बीच से नहीं जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए, अगले प्रश्न की बात करते हैं। गोलकुंडा किला किसने बनवाया था? गोलकुंडा किला किसने बनवाया था? तो चोल वंश ने, पल्लव वंश ने, चालुक्य वंश ने और काकतीय वंश ने। जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। चलिए, इसके आंसर की बात कर लेते हैं। तो गोलकुंडा किला किसने बनवाया था? काकतीय वंश ने बनाया था। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए, अगले प्रश्न की बात करते हैं। 15 ग्राम GmL घनत्व में 3 ml आयतन किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? ठीक है, 12 ग्राम, 18 ग्राम, 45 ग्राम और 5 ग्राम। जल्दी से इसका आंसर कर दीजिए। ठीक है, इस तरह के प्रश्न अगर नहीं आ रहे हैं तो बिल्कुल कोई बात नहीं, आप छोड़ सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 45 ग्राम। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। चलिए, इसको तो आपको बताना ही चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? सदिश राशि, अदिश राशि को एक बार पढ़ कर जाइएगा, नहीं तो मैं आपको बता दूंगा अगर आपको नहीं पता होगा। चलिए, आंसर बताइए इसका। भार, द्रव्यमान, गुरुत्वाकर्षण, संवेग। जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए कि कौन सी अदिश राशि है, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? तो इसका आंसर हो जाएगा द्रव्यमान जो है एक अदिश राशि है। द्रव्यमान जो है एक अदिश राशि है। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए, अगले प्रश्न की बात करते हैं कि पृथ्वी की सतह पर वस्तु का भार क्या होगा जिसका द्रव्यमान चंद्रमा की सतह पर 10 kg है? देखिए, अगर कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान जो है चंद्रमा पर 10 kg है और पृथ्वी पर उसका कितना भार होगा, मतलब अगर वही वस्तु पृथ्वी, देखिए मान लीजिए एक वस्तु है और उस वस्तु पर चंद्रमा पर रखा जाता है तो उसका भार 10 kg रहता है, ठीक है, और अब उसे पृथ्वी पर लाया जाता है तो उसका भार कितना हो जाएगा? जल्दी से बता सकते हैं आप लोग। तो 10N 60 kg और 10 kg और एक तरीके से 60N। जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, बहुत ही साधारण आंसर हो जाएगा भैया, जितना था उतना ही, क्योंकि यहाँ पर कुछ किया नहीं गया ना। देखिए, अब उसी चीज़ को मान लीजिए एक तरीके से एक वस्तु है, ठीक है, उस वस्तु को ले गया गया चंद्रमा पर रख दिया गया और चंद्रमा पर कुछ किया नहीं गया, फिर उसके बाद उसको फिर यहीं पर ला के रख दिया गया, तो वहाँ भी 10 था तो यहाँ भी 10 ही रहेगा। तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा? तीसरा सही हो जाएगा। बिल्कुल साधारण सोचना था ना यहाँ पर। चलिए, एक विलय की घटना दर पर निर्भर करती है। एक विलय की घटना दर पर निर्भर करती है भार, दाब, तापमान और सतह क्षेत्र। एक विलय की घटना दर पर निर्भर करती है। जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा तापमान। इस बात को ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं।
चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। सुषमा चाहती है कि उसके छात्र पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाएं, ठीक है, और निम्नलिखित में से ऐसा कौन सी सबसे उपयुक्त रणनीति है। पहला ऑप्शन कहता है कि बच्चों के एक पौधों को अपनाने और पोषित करने में मदद करना। दूसरा ऑप्शन कहता है कि कक्षा में बहस आयोजित करना। तीसरा ऑप्शन कहता है समूह चर्चा। और चौथा ऑप्शन कहता है कि एक तरीके से पोस्टर बनाना। तो इसका आंसर हो जाना चाहिए, जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए, सामूहिक चर्चा होनी चाहिए। क्योंकि ऐसी चीज़ें बनाने के लिए, ऐसी क्रिएट करने के लिए परिस्थिति क्या करना चाहिए, सुषमा को पहले सामूहिक चर्चा कर लेना चाहिए, सभी से पहले बातचीत करना चाहिए, तभी सबसे अच्छी रणनीति होगी आगे चलकर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं मेरे प्रिय साथियों। तो जल्दी से इसका उत्तर बता दीजिएगा आप लोग। अभय ने अपने छात्रों से उन बीमारियों पर समूह में एक सर्वेक्षण करने के लिए कहा है और जिनसे उनके पड़ोस के लोग पीड़ित थे। पाठ्य पुस्तक में सर्वेक्षण का उल्लेख नहीं किया गया है और इस शिक्षण अधिगम की रणनीति के लिए कौन सा विकल्प प्रासंगिक नहीं है। पहला ऑप्शन है, देखिए क्वेश्चन फिर से, अभय ने अपने छात्रों से उन बीमारियों पर समूहों में एक सर्वेक्षण करने के लिए कहा। अभय ने क्या कहा अपने छात्रों से कि बीमारियों पर, जो एक तरीके से जो बीमारियां हैं उनके एक समूह से कहा कि आप लोग क्या करिए, उसके बारे में सर्वेक्षण करिए। और जिनसे उनके पड़ोस के लोग पीड़ित थे, जिनसे क्या था कि उनके जो पड़ोस के लोग थे वो काफ़ी पीड़ित थे। पाठ्य पुस्तक में सर्वेक्षण का उल्लेख किया भी नहीं गया है और इस शिक्षण अधिगम की रणनीति के लिए कौन सा विकल्प प्रासंगिक नहीं है। प्रासंगिक मतलब इम्पोर्टेंस नहीं है, कौन सा क्रूशियल नहीं है, ठीक है। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए कि इससे समुदाय को उन बीमारियों को समझने में मदद मिली जिनसे वे पीड़ित थे। दूसरा ऑप्शन कहता है कि इसने समुदाय के साथ बातचीत करने का अवसर प्रदान किया गया। और तीसरा ऑप्शन कहता है कि इससे बच्चों को वास्तविक जीवन के साथ सीखने में मदद मिली। और चौथा ऑप्शन कहता है कि इसने बच्चों को डाटा हैंडलिंग समझने का एक साथ काम करने में सक्षम बनाया। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा नहीं है, ठीक है। तो जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए, अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला सही, ठीक है। तो इससे समुदाय को उन बीमारियों को समझने में मदद मिली जिनसे वे पीड़ित थे। इसका कोई यहाँ पर प्रासंगिक नहीं है या किसी भी प्रकार के इम्पोर्टेंसी नहीं रखता। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं कि ईवीएस शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर जीवन से जोड़ने और इसे समृद्ध करने का तात्पर्य है। तो ईवीएस शिक्षण अधिगम में, यानी कि जब आप एनवायरनमेंट पढ़ाने में और सीखने में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर जीवन को जोड़ने और इसे समृद्ध करने का क्या तात्पर्य है। पहला ऑप्शन कहता है कि पाठ्यचर्या से बाहर जाना। दूसरा ऑप्शन कहता है कि पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना। और तीसरा ऑप्शन कहता है कि वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दे को चिंताओं व पाठ्य पुस्तकों से लिंक करना। और चौथा ऑप्शन कहता है पूर्ण विद्यालय दृष्टिकोण। जल्दी से इसका आंसर बताइए कि अगर ईवीएस पढ़ाने में बच्चों को क्या एक तरीके से विद्यालय यानी विद्यालय के बाहरी जोड़ने से, शिक्षा बाहरी चीज़ों से यदि आप जोड़ते हैं तो उससे क्या मतलब यहाँ पर निकलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्ण विद्यालय दृष्टिकोण एक तरीके से अपनाना, इसका मतलब ए है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, जल्दी से, बस 2-4 मिनट और वेट करिए। कि कक्षा 3 के छात्रों को रमा ने सिखाया कि पिता, माँ और उनके बच्चे एकल परिवार गठन करते हैं और यदि दादा दादी और अन्य रिश्तेदार साथ रहते हैं तो यह एक विस्तारित परिवार बन जाता है। तो आप इसके बारे में क्या सोचेंगे। पहला ऑप्शन कहता है कि परिवार की अवधारणा इसी तरह से सिखाया जाना चाहिए, परिवार की परिभाषा ही गलत है। तीसरा ऑप्शन कहता है रमा अपने छात्रों के प्रति असंवेदनशील है। और चौथा ऑप्शन कहता है शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है। बड़ा अच्छा प्रश्न है, इसका उत्तर अगर आप व्यवहारिक ज्ञान के आधार पर देंगे तब भी सही हो जाएगा। जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इसका आंसर हो जाएगा कि शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण जो है वो समावेशी नहीं है। इस बात को ध्यान रखिएगा। समावेशी मतलब आप लोग जानते ही हैं, हमने आपको बेहतर पढ़ाया। चलिए निम्नलिखित में से कौन सी ईवीएस कक्षा में गतिविधि या गतिविधियां हैं।
श्यामपट्ट का उपयोग, फील्ड भ्रमण, चित्र पढ़ना और ये सभी। जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए कि क्लास की ईवीएस की क्लास में गतिविधियां कौन सी या गतिविधियां हैं। तो इसका आंसर हो जाना चाहिए चारों, सही हो जाना चाहिए। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? चारों, यानी कि ये सभी तीनों सही हैं, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज़ राइट। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगले प्रश्न की बात करते हैं, यदि आपको क्लास बेहतर लग रही है तो आप लोग शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं कि पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि यह है विषयगत, एकीकृत, समावेशी और ये सभी। जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए कि पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि यह है, तो इसका आंसर हो जाएगा सभी होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी हो जाएगा, यानी कि विषयगत, एकीकृत, समावेशी। ठीक है, तो आज की क्लास को अब यहीं पर हम स्थगित करते हैं। थैंक यू सो मच। यदि आप सभी लोगों को क्लास बेहतर लगी हो तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। अगर क्लास बेहतर नहीं लगी है तो कोई बात नहीं, आप जा सकते हैं। ठीक है, लाइक वगैरह कर दीजिएगा और शेयर अगर मन कर रहा है तो कर दीजिए, क्योंकि इस क्लास को बनाने में बड़ी मेहनत लग रही है। आप देख रहे हैं इस क्लास को पढ़ाने में बड़ी मेहनत लगी, काफ़ी लंबी क्लास हो गई, आप समझ लीजिए 50 मिनट की क्लास हो गई। ठीक है, थैंक यू सो मच, जय हिंद।